Hello student, today we are study about the isomeres. अब आइसोमेरिज्म के अकॉर्डिंग जो हम आज स्टडी करेंगे तो जैसा यहाँ पे देखा गया है कि आइसोमेरिज्म अकरेंस ऑफ टू और मोर देन टू कंपाउंड्स having same molecular formula called isomers and of each other and phenomenon is called isomers. तो ये तो हमारा एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट है, लेकिन अगर फाइनली ऐसे समझा जाए कि आइसोमेरिज्म है क्या, तो इसका कहने का सेंस ये है कि कोई भी मॉलिक्यूल्स है, जैसे अगर मान लीजिए हम पेंटेन की बात करते हैं यहाँ पे, तो ये हमारा CH3 है, CH2 है, CH2 है, CH2 है और ये हमारा CH3 है, ये हमारा पेंटेन है। पेंटेन इन द सेंस क्या है, 5 कार्बन का है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखते हैं ये CH3 है, CH है, यहाँ पे हम CH3 ले लेते हैं, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH3 है, ये हमारा इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन 5 है। सेकंड हमारा ये ले लेते हैं CH3 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 और यहाँ पे हमारा CH3 हो गया, तो इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन 5 है। तो अगर हम जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करें तो इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा क्या हो जाएगा, C5H12, यहाँ पे भी है C5H12, यहाँ पे भी है हमारा C5H12। अगर हम ये इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ना बनाए होते तो हमारा सिंपली जो है मॉलिक्यूलर, अगर सिंपली मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते हैं C5H12 C5H12 C5H12, तो सबके सब कार्बन जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है सेम है, सबका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन एग्जिस्टेंस इनका अलग अलग है। इसका हमारा नॉर्मल है, इसे हम जो है ये सिंपली स्ट्रेट चेन है तो स्ट्रेट चेन को हम लोग नॉर्मल बोलते हैं, ये हमारा नॉर्मल पेंटेन है, नॉर्मल पेंटेन। और कहीं पे भी अगर ये ग्रुप आ जाता है CH3CH ग्रुप और CH3CH ग्रुप आता है और इसके फर्दर अगर कहीं पे भी ब्रांचिंग पॉसिबल नहीं है, मतलब अगर इसके फर्दर कहीं पे भी ब्रांचिंग नहीं है, तब हम इसे टर्म में देते हैं आइसो। ये हमारा क्या हो जाएगा, आइसोपेंटेन। देखिए यहाँ पे आइसोपेंटेन, ये माइंड में ध्यान में रखना है कि आइसो टर्म हम यूज कब करेंगे। आइसो टर्म हम हमेशा यूज तब करते हैं जब हमारा ये CH3CH ग्रुप कहीं पे रहे, कहीं पे भी अगर CH3CH ग्रुप रहे, मतलब एक ब्रांचिंग रहे, ये ग्रुप रहे, ये पार्ट, और इसके फर्दर चाहे जितनी लंबी चेन रहे उसमें अगर ब्रांचिंग नहीं है तब हम उसे आइसोटर्म देंगे। लेकिन अगर यहीं पे कहीं ब्रांचिंग हो जाए, जैसे सपोज करिए यहाँ पे हम ले लेते हैं CH3CH, यहाँ पे हम CH3 ले लेते हैं और यहाँ पे CH3 कर देते हैं और यहाँ पे CH3 कर देते हैं, तो अब ये ग्रुप तो है, यहाँ पे भी है, ये ग्रुप यहाँ पे भी है, इसको हम आइसोटर्म दे रहे हैं, लेकिन इसे हम आइसोटर्म नहीं देंगे क्योंकि इसके बाद एक ब्रांचिंग आ रही है। तो आइसोटर्म हम तभी यूज करते हैं जब हमारा इसके फर्दर कोई ब्रांचिंग नहीं होती है, तो हमारा आइसोपेंटेन हो गया। इसके बाद यहाँ पे देखिए ये हमारा जो है इसको हम बोलते हैं नियोपेंटेन। तो नियोपेंटेन का मतलब ये होता है कि ये ग्रुप जहां पे रहे, यहाँ पे जैसे CH3 ये ग्रुप कहीं पे भी रहे, इसे हम टर्म नियो टर्म यूज करेंगे। कंडीशन क्या है, इसके फर्दर हमको कोई भी चेन साइड चेन नहीं मिलनी चाहिए, इसके फर्दर जो भी चेन है उसमें हमको साइड चेन नहीं मिलनी चाहिए, तब हमें नियो टर्म यूज करते हैं। तो कहने का सेंस ये है कि अगर हमारा C5H12 ये तीनों मॉलिक्यूल्स हमारे 5 कार्बन के हैं और इनका देखिए ये हमारा नॉर्मल पेंटेन है, ये हमारा आइसोपेंटेन है, ये हमारा नियोपेंटेन है, लेकिन इन तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारा C5H12 है। तो कहने का सेंस आइसोमर का यही है कि पर्टिकुलर 2 और मोर देन 2 कंपाउंड्स नेचर में एग्जिस्ट कर रहा हो, लेकिन उनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तो उसके केस में हम उसे बोलते हैं आइसोमर। और ये जो फिनोमेनन होता है जिसके अकॉर्डिंग ये सब जो है एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, उसे हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो एक सिंपल सा ये फंडा हो गया कि पर्टिकुलर आइसोमेरिज्म हम किसे कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए सपोज करिए ये अगर ये चीजें ना समझ में आ रही तो ऐसे सोचिए, सपोज करिए हम 3 पिक्चर खिंचवाते हैं, 3 फोटो खिंचवाते हैं। एक में कंडीशन ये है कि सिंपली हम बोर्ड पे यहाँ पे लिखते हुए फोटो खिंचवा रहे हैं, आराम से बोर्ड पे हम पढ़ाते हुए फोटो खिंचवा रहे हैं। दूसरा केस है कि हम क्रिकेट एक बैट लेके सिंपली स्टाइलिश फोटो खिंचवा ले रहे हैं। अब हमारा देखिए, अगर हमको कोई भी पर्सन न जानता हो तो नहीं जानता, तो अगर हम उसको ये वाला फोटो दिखाया जाए तो वो सिंपली कहेगा कि ये तो क्रिकेट खेलने वाला है, क्रिकेट में बहुत इंटरेस्टेड है, क्रिकेटर है। लेकिन अगर हमारा जो फोटो लिखते वक्त दिखाया गया तो वो कहेंगे कि कोई टीचर है, पढ़ा रहा है। इसका मतलब दोनों के केस में देखिए मैं ही हूँ,
दोनों के केस में मैं हूं, लेकिन मेरा रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है। एक में मैं क्रिकेट खेलने वाला हूं और एक में मैं पढ़ाने वाला हूं। कहने का सेंस है कि अगर दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल इस तरह से नेचर में एग्जिस्ट कर रहा हो, लेकिन फाइनली वो मॉलिक्यूल एक ही हो, मींस उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, तब हम उसे आइसोमेरिज्म बोलेंगे। तो ये पर्टिकुलर एक आइसोमेरिज्म का ट्रेंड है कि पर्टिकुलर आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं। ठीक है, अब आइसोमेरिज्म का मतलब है कि ये हमारा आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं हो गया। अब यहाँ पे जो आइसोमेरिज्म होता है, अब हम टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म की अगर बात करें तो टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म की बात करेंगे तो आइसोमेरिज्म जनरली दो तरह का होता है। आइसोमेरिज्म की अगर हम बात करें तो इनको जो कैटेगराइज किया गया है, ये टू पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। कौन कौन? पहला है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म बोलते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म, ये दोनों बोलते हैं आइसोमेरिज्म। दूसरा केस ये है, यहाँ पे हमारा जो होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और इसे हम बोलते हैं और स्पेस आइसोमेरिज्म, ये बोलते हैं स्पेस आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो जैसे आइसोमेरिज्म हमारा जनरली टू टाइप्स का होगा, एक स्ट्रक्चरल, कॉन्स्टिट्यूशनल। स्ट्रक्चरल का मतलब होता है कि मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में चेंज कर दिया जाए, जो उसकी अपीयरेंस है वो चेंज कर दिया जाए, तब हम उसे बोलते हैं स्ट्रक्चरल। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम एक मॉलिक्यूल से ले लेते हैं CH3 CH2 CH2 CH3, यहाँ पे ये मॉलिक्यूल्स लेते हैं तो ये हमारा सीधे सीधे दिख रहा है ना, लेकिन अगर हम इसको उठा के यहाँ पे रख दे तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, CH3 CH CH3 और यहाँ पे CH3। अब क्या हुआ, यहाँ पे ये इस तरह से पियर्स हो रहा था, यहाँ पे आपका इस तरह से पियर्स हो गया, मतलब एक हमारा साइड चेन आ गया। तो कहीं ना कहीं जब हम स्ट्रक्चर में चेंज कर देते हैं तब हम उसे बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे सोचिए, मेरा अपीयरेंस इस तरह से है, मेरा जो हाथ है वो सोल्जर पे अटैच्ड है, तो सोल्जर पे अटैच है तो हमारा अपीयरेंस इस तरह से हुआ। अब अगर मान लीजिए सपोज करिए ऐसा पॉसिबल है कि ये सोल्जर से हमारा हाथ हटा के हेड पे जोड़ दिया जाए, तो हेड पे जोड़ने का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो रीच होगा ऊपर तक वो बढ़ जाएगा, लेकिन हूं तो मैं ही, लेकिन मेरा अपीयरेंस चेंज हुआ। अपीयरेंस इन द सेंस एक में हमारा सोल्जर पे जुड़ा है और दूसरे में हमारे हेड पे जुड़ा है, तो हमारा स्ट्रक्चर चेंज हुआ। स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से मेरी प्रॉपर्टी चेंज हुई। प्रॉपर्टी क्यों चेंज हुई? अगर सोल्जर पे जुड़ा है तो हम यहाँ तक रीच करेंगे, अगर हेड पे जुड़ जाएगा तो और हाई तक रीच करेंगे, मतलब हमारी प्रॉपर्टी चेंज हुई, लेकिन स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी भी चेंज हो गई, स्ट्रक्चर भी चेंज हुआ, लेकिन हूं मैं ही। तो कहने का सेंस यहाँ पे यही केस है कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में चेंज करते हैं तो जो फंक्शन जनरेट होता है उसे हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इसके बाद में स्टीरियो आइसोमेरिज्म, मतलब स्टीरियो इन द सेंस 3 डायमेंशनल स्पेस, 3 डायमेंशनल। तो अगर कोई भी मॉलिक्यूल का 3 डायमेंशनल स्पेस में ओरिएंटेशन चेंज करते हैं और ओरिएंटेशन चेंज करने की वजह से उसमें अगर कोई प्रॉपर्टी चेंज होती है तब हम उसे बोलते हैं आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म। जैसे सिंपल ऐसे सोचिए, नॉर्मली हमारा ओरिएंटेशन ऐसे है, पैर जो लेग है हमारा अर्थ पे है, हेड हमारा ऊपर है। अगर हमारी ओरिएंटेशन को चेंज कर दिया जाए, मतलब ओरिएंटेशन इन द सेंस हमारे 3 डायमेंशनल स्पेस में चेंज कर दिया जाए, उलट दिया जाए, मतलब पैर ऊपर सर नीचे, तो क्या होगा? ओरिएंटेशन अगर हमारा चेंज हुआ तो कहीं ना कहीं हमारी प्रॉपर्टी चेंज होगी, हमारे चलने का तरीका चेंज होगा, खाने का तरीका चेंज होगा, सब चीजें चेंज हो जाएगी। हमारा ओरिएंटेशन चेंज हुआ मतलब प्रॉपर्टी चेंज हो गई। तो उसी तरह से स्टीरियो आइसोमेरिज्म में भी यही केस आता है कि मॉलिक्यूल के ओरिएंटेशन को जब चेंज कर दिया जाता है तो उसका जो है हमारा प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है, तब हमसे बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म या स्पेस आइसोमेरिज्म। अब यहाँ पे हम जो बात करते हैं स्ट्रक्चरल का, तो जनरली स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हमारे जो आइसोमेरिज्म होते हैं वो 5 तरह के होते हैं। कौन कौन? पहला होता है हमारा चेन आइसोमेरिज्म, दूसरा होता है हमारा मेटामेरिज्म, पोजीशन में लेते हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म। तीसरा होता है हमारा मेटामेरिज्म। फोर्थ हमारा होता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म, और फिफ्थ होता है हमारा टाटोमेरिज्म। तो इसमें ये जो हमारे 5 हैं, इसके अकॉर्डिंग इसमें स्ट्रक्चरल में एक और कंडीशन आती है जिसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे। वो कौन सा है? रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो रिंग चेन हमारा जनरली इसमें फंक्शनल में भी आ जाता है, रिंग चेन को हम फंक्शनल में भी कंसीडर करते हैं।
तो जब हम फंक्शनल आइसोमेरिज्म में बताएंगे तो वहाँ पे रिंग चेन हम कंसीडर कर लेंगे। ये हमारा स्ट्रक्चरल होता है टोटल 5, उसमें फंक्शनल कंसीडर करेंगे तो हमारा रिंग चेन भी एक अलग से आ जाता है। अगर हम स्टीरियो की बात करें तो स्टीरियो हमारा 2 तरह का होगा। कौन कौन होगा? स्टीरियो में एक हमारा होता है कॉन्फ़िगरेशनल, दूसरा होता है हमारा कन्फॉर्मेशनल, ठीक है। कन्फॉर्मेशन, इसको TION कर दीजिए, कन्फॉर्मेशनल। अब कॉन्फ़िगरेशनल में भी 2 होता है हमारा, क्या क्या होता है? जियोमेट्रिकल और हमारा होता है ऑप्टिकल। ये हमारे टोटल जो है आइसोमेरिज्म का एक मतलब रफ डायग्राम कह सकते हैं। हमारा आइसोमेरिज्म जनरली 2 तरह का होगा। कौन कौन? स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। स्ट्रक्चरल में जनरली हमारे 5 तरह के आइसोमेरिज्म होंगे, चेन, पोजीशन, मेटा, फंक्शन और टाटो। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म हमारा 2 होगा, कॉन्फ़िगरेशनल और कन्फॉर्मेशनल। कॉन्फ़िगरेशनल हमारा जियोमेट्रिकल होगा, ऑप्टिकल होगा और फाइनली। तो ये एक जनरलाइजेशन हुआ पर्टिकुलर आइसोमेरिज्म का। हम क्या करेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप हर आइसोमेरिज्म को स्टडी कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप सभी आइसोमेरिज्म को स्टडी कर रहे हैं। अब देखिए, जैसे अब आई थिंक मुझे लग रहा है कि इसको भी मिटा देना चाहिए, इसका कोई मतलब नहीं है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम आइसोमेरिज्म की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चरल की बात करेंगे। अगर हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो पहला है, सबसे पहला है हमारा चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म का मतलब है कि पर्टिकुलर कोई भी कंपाउंड है, अगर उन सबके चेन में डिफरेंसेस हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, लेकिन अगर चेन में डिफरेंसेस हो तब हम उसे बोलते हैं चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। इसको हम सिंपली लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा? सेम। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, चेंजेस कहाँ होगा? चेंजेस इन चेन में चेंज हो जाएगा। चेन नंबर, जो नंबर ऑफ कार्बन का चेन होगी उसमें चेंज हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ब्यूटेन ले लेते हैं, यहाँ पे CH3 CH2 CH2 CH3, ये हमारा एक स्ट्रेट चेन है। तो इस चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 4। अब हम क्या करते हैं, इस ग्रुप को उठा के यहाँ पे ऐड करते हैं। जब इस ग्रुप को उठा के यहाँ पे ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? देखिए CH3, अब यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ पे चला जाएगा तो यहाँ पे CH बच गया, यहाँ पे CH3 हो गया, यहाँ पे CH3 हो गया। अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन की चेन कितनी है? 4। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन की चेन कितनी है? 3। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, यहाँ पे C4H10 है, यहाँ पे भी C4H10 है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन चेंज हो रहा है, इसलिए हम इसे बोलते हैं चेन आइसोमेरिज्म। इसी तरह से अगर हम पेटेंट की बात करें, देखिए हमने क्या कहा था, स्ट्रेट चेन, अगर कोई भी कंपाउंड स्ट्रेट चेन रखते हैं तो हम उसके लिए नॉर्मल टर्म यूज करते हैं। नॉर्मल मींस यानी 4 कार्बन है तो नॉर्मल ब्यूटेन इसे लिखेंगे हम। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमने क्या बताया था, अगर कहीं पे भी ये ग्रुप दिखे और फर्दर कोई भी ब्रांचिंग में रहे तो हम इसे आइसोटर में लिखेंगे, मतलब यहाँ पे हमारा हो जाएगा आइसो ब्यूटेन, ये हो जाएगा। क्लियर? अब अगर मान लीजिए पेंटेन ले लेते हैं, पेंटेन क्या हो जाएगा हमारा? CH3 CH2 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 CH3, ये हमारा स्ट्रेट चेन है। कितने कार्बन का है? 5 कार्बन का है। 5 कार्बन का तो हम इसे क्या लिखेंगे? यंग पेंटेन। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? ओके, ये हमारा नॉर्मल पेंटेन है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस ग्रुप को उठा के यहाँ पे रखते हैं। जब इस ग्रुप को यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? CH3, यहाँ CH हो जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पे चला जाएगा, तो हमारा CH3 हो जाएगा, CH2 यहाँ जाएगा तो एक हाइड्रोजन वहाँ जाएगा तो CH3 हो गया। यहाँ पे हमारा CH2 है, यहाँ पे CH3। अब देखिए ये ग्रुप कौन सा है? आइसो। ये ग्रुप हमारा आइसो है, तो इससे पेंटेन से जनरेट है तो हम इसे बोलेंगे आइसो पेंटेन। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन चेन कितनी है? 1 2 3 4 5। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन चेन देखिए कितनी है? 1 2 3 4 हो गया। ये हमारा साइड चेन है, तो नंबर ऑफ कार्बन तो 5 है लेकिन चेन हमारा 4 हो गया। सेकंड कंडीशन है कि अगर हम इसको यहाँ पे ऐड कर दीजिए, इसको उठा के यहाँ लाइए, तब क्या हो जाएगा हमारा? CH3 CH3 CH3, यहाँ पे CH3। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया? ये हमारा नियो हो गया, नियो। 5 कार्बन है तो पेंटेन हो गया।
हमने क्या बताया था, नियो टर्म तभी यूज करेंगे जब ये इस ग्रुप के बाद कोई भी ब्रांचिंग नहीं आती है, तब हम नियो टर्म यूज करेंगे, मतलब ये हमारा नियो पेंटेन हो गया। अब देखिए यहाँ पे कार्बन चेन कितना है 3, तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3। मॉलिक्यूलर फार्मूला सबका सेम है, C5H12 C5H12 C5H12। मॉलिक्यूलर फार्मूला सबका सेम है, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन चेन अलग अलग है, तो इसे हम बोलेंगे चेन आइसोमेरिज्म। तो अगर हमारा ये देखा जाए तो 4 कार्बन का अगर चेन है तो हमारा 2 आइसोमेरिज्म शो करेगा चेन। अगर 5 कार्बन का चेन है तो हमारा क्या करेगा, 5 कार्बन का हो गया मींस पेंटेन, पेंटेन हमारा 3 आइसोमेरिज्म शो करेगा। अगर हेक्सेन हो जाए C6H14, अगर हमारा C6H14 होता है, 6 कार्बन का होता है, तो हमारा टोटल 5 चेन आइसोमेरिज्म शो करता है, चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। अगर C7H16 होता है, 7 कार्बन का होता है, तब हमारा 9 चेन आइसोमेरिज्म शो करता है। अगर हमारा C8H18 हो जाता है, तो ये हमारा हो जाता है 18 चेन आइसोमेरिज्म शो करता है। ये जनरलाइजेशन मतलब है कि आप लोग के माइंड में होना चाहिए कि जैसे 5 कार्बन है तो 3 हो गया, 6 कार्बन का बनाएंगे तो टोटल 5 चेन आइसोमेरिज्म जनरेट करेगा। अगर C7 मतलब हेप्टेन का बनाएंगे तो 9 चेन आइसोमेरिज्म जनरेट करेगा। C8 ऑक्टेन का बनाएंगे तो हमारा 18 आइसोमेरिज्म करेगा। इसी तरह से C9 नोनेन का बनाते हैं तो वो 75 चेन आइसोमेरिज्म शो करता है। तो कहने का सेंस है हमारा चेन आइसोमेरिज्म है। चेन आइसोमेरिज्म में हमेशा ये याद रखना है कि पर्टिकुलर कोई भी मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, और अगर चेन में चेंजेस होता है, नंबर ऑफ कार्बन चेन चेंज हो रहा है, तब उसे बोलते हैं चेन आइसोमेरिज्म। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि चेन आइसोमेरिज्म में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, इसके बाद हमारा जो सेकंड आता है वो आता है हमारा पोजिशनल आइसोमेरिज्म। पोजिशनल आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म का मतलब ये होता है कि कोई भी ग्रुप है उसकी पोजीशन चेंज कर दिया जाए। कोई भी ग्रुप है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप कर सकते हैं या कोई भी, उसका अगर हम पोजीशन को चेंज कर दे तब हम उसे बोलते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ये बात करें, यहाँ पे हमारा CH3 है, CH2 है, CH2 है, यहाँ OH है, ये है। तो ये जो OH ग्रुप है वो किस पोजीशन पे है, हमारा 1 पोजीशन पे, क्योंकि नंबरिंग हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा रहता है। तो यहाँ पे हमारा OH ग्रुप फर्स्ट पोजीशन पे जुड़ा है। लेकिन अगर अब इसका अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला देख लीजिए तो क्या होगा, अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला देखते हैं तो हमारा हो जाएगा C3H6O, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस OH ग्रुप को यहाँ से उठा के यहाँ कर देते हैं। तो जब इस OH को यहाँ लाएंगे तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, आपका कंपाउंड बन जाएगा CH3CHOH और यहाँ पे CH3। अब इसका इस चेन का देखिए नंबर ऑफ कार्बन चेन 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, तो चेन तो होगा नहीं, क्योंकि 3 कार्बन का चेन यहाँ पे भी है, 3 कार्बन का चेन यहाँ पे भी है, तो ये नहीं होगा। नंबरिंग यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे अटैच था तो यहीं से स्टार्टिंग किए थे। जब ये OH ग्रुप हमारा मिडिल में आता है तब हम नंबरिंग कहीं से स्टार्ट करेंगे जिधर से इसको कम नंबर मिलना चाहिए। तो यहाँ करेंगे 1 2। अब देखिए दूसरे पोजीशन पे OH ग्रुप आ गया। अब दूसरे पोजीशन पे OH ग्रुप आ गया, इसका मतलब यहाँ पे पहला पोजीशन था, यहाँ पे दूसरा पोजीशन हो गया। इसका मतलब क्या हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है। इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला यही होगा C3H6O। मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है, नंबर ऑफ चेन दोनों का सेम है, लेकिन डिफरेंट क्या हो रहा है, OH के अटैचमेंट का पोजीशन। यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे अटैच है, यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे अटैच है, तो इसका मतलब है कि इसे हम बोलेंगे पोजिशनल आइसोमेरिज्म। पोजिशनल आइसोमेरिज्म सिंपली हम कह सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें जो ग्रुप्स होते हैं, अगर उनकी पोजीशन हमारे चेंज हो जाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो आइसोमेरिज्म जनरेट करता है उसे हम बोलते हैं पोजिशनल आइसोमेरिज्म। और हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम ले लेते हैं CH3 है, CH2 है, CH2 है, CH है, डबल बॉन्ड CH2 है, ये हमारा कंपाउंड्स है। अब यहाँ से कंपाउंड्स देखिए हमारा क्या है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो इसका हम नाम क्या लिखते हैं, सिंपली पेंटीन। पेंटीन क्यों लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया और पहले पोजीशन पे है तो 1, तो इस पेंटीन 1 लिखिए, चाहे 1 लिखिए, 1 पेंटीन लिखिए, चाहे पेंटीन सिंपली, तो 1 लिखने का कोई मतलब नहीं होता है, कोई वो नहीं होता है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है हमारा किस पोजीशन पे है, फर्स्ट पोजीशन पे। अब इस डबल बॉन्ड को हम यहाँ पे कर देते हैं। जब इस डबल बॉन्ड को यहाँ पे कर देंगे तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे CH3 हो गया। अब क्या हो गया यहाँ पे 1 2। अब देखिए सेकंड पोजीशन हो गया, तो पोजीशन चेंज हुआ,
यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे था, यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे हो गया। तो या ऑफ कोर्स यहाँ पे जो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C5H10 है, यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H10 है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, नंबर ऑफ कार्बन चेन सेम है, लेकिन पोजीशन हमारा डबल बॉन्ड का चेंज हो रहा है। तो डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज होने की वजह से हम इसके बोलेंगे पोजिशनल आइसोमेरिज्म। क्लियर है? तो ये हमारा हो गया। अब अगर जैसे कभी कभी क्या होता है, हम लोग इस तरह से, जैसे देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे ले लेते हैं CH3 CH2 CH2 CH, यहाँ पे CH3 ले लेते हैं, यहाँ पे CH3 ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा जो कार्बन ऑफ चेन है, चेन कार्बन है, ये हमारा ये 1 2 3 4 5 ये है। ये जो CH3 ग्रुप किस पोजीशन पे जुड़ा है, 1 2 दूसरे पोजीशन पे है। अब हम क्या करते हैं, इस CH3 को हम यहाँ पे अटैच कर देते हैं। जब CH3 को यहाँ पे करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH, यहाँ CH3 हो गया, यहाँ CH2 हो गया, यहाँ CH3 हो गया। अब देखिए पोजीशन क्या हो गया, 1 2 3, थर्ड पोजीशन हो गया। तो पोजीशन चेंज हुआ, इसका मतलब हमारा पोजिशनल आइसोमेरिज्म हो गया। नंबर ऑफ कार्बन चेन सेम है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ कार्बन चेन सेम है, कार्बन चेन सेम है, लेकिन पोजीशन हमारा डिफरेंट होने की वजह से हमारा पोजिशनल आइसोमेरिज्म कहलाएगा। क्लियर है? तो ये हमारा पोजिशनल आइसोमेरिज्म हो गया। इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स आएंगे, जैसे यहाँ पे भी ये कर सकते हैं आप, ये सीक्वेंस अगर हम साइक्लिक कंपाउंड्स ले लेते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हम NH2 ले लेते हैं, NH2, और यहाँ पे हम OH ले लेते हैं। ये हमारा आर्थोनाइट्रोफिनॉल है, आर्थोनाइट्रोफिनॉल है, इसे हम बोलते हैं आर्थोनाइट्रोफिनॉल। चाहे OH को यहाँ लिखिए, चाहे NH2 को यहाँ लिखिए, सॉरी आर्थोनाइट्रो मतलब यहाँ NO2 करिए, ये सॉरी यहाँ पे NO2 करेंगे तो आर्थोनाइट्रोफिनॉल ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पे रख दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, अब देखिए यहाँ पे हमारा NO2 हो गया और यहाँ पे हमारा OH हो गया। तो OH के डिफरेंस में देखिए, अब यहाँ पे NO2 लेते हैं तो ये हमारा मेटा हो जाएगा, OH के डिफरेंस में देखेंगे तो ये मेटा होगा। अगर हम OH के डिफरेंस में लेते हैं, OH के डिफरेंस में, तो यहाँ पे इसका ये आर्थो हो जाएगा। हम देखिए OH के डिफरेंस में ले रहे हैं, हम NO2 को नहीं ले रहे हैं, OH के डिफरेंस में लेंगे तो ये आर्थो हो जाएगा, ये हमारा मेटा होगा और ये हमारा पैरा होगा। अगर यहाँ पे OH के डिफरेंस में लेंगे तो ये हमारा आर्थो होगा और ये हमारा मेटा होगा और ये हमारा पैरा होगा। तो देखिए यहाँ पे आर्थो पोजीशन पे NO2 था, यहाँ पे हमारा मेटा पोजीशन पे हो गया, पोजीशन चेंज हुआ, इसका मतलब ये दोनों हमारे क्या होंगे, पोजिशनल आइसोमेरिज्म होंगे। तो इस तरह से हमारा जो है पोजिशनल आइसोमेरिज्म का मतलब है कि जो ग्रुप होता है उसके पोजीशन चेंज होते हैं तब हमारा पोजिशनल आइसोमेरिज्म हो जाता है। इसके बाद जो थर्ड केस है वो हमारा है मेटामेरिज्म। तीसरा मेटामेरिज्म। अब मेटामेरिज्म में क्या होता है, मेटामेरिज्म में सिंपली ये कहता है कि जो कोई भी ऐसा ग्रुप है जिसके दोनों तरफ एल्किल ग्रुप का डिफरेंस हो जाए। कोई भी ऐसा ग्रुप हम कंसीडर कर लेते हैं, जो कोई भी ऐसा फंक्शनल ग्रुप कर सकते हैं, या कोई ऐसा ग्रुप जिसकी जो डाइवैलेंट होता है उसके दोनों तरफ एल्किल ग्रुप का डिफरेंस होता है, तब हम उसे बोलते हैं मेटामेरिज्म। फॉर एग्जांपल जैसे हम ये लेते हैं, हाँ मेटामेरिज्म सिंपली वो कंपाउंड शो करता है दोज ग्रुप सोर्स which have bifunctional जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन ले लीजिए, बाइफंक्शनल है, सल्फर ले लीजिए, बाइफंक्शनल है, NH ले लीजिए, बाइफंक्शनल है। NH3 होता है तो 2 हाइड्रोजन निकाल दीजिए तो हमारा 2 बाइफंक्शनल हो जाएगा। ये अगर इन दो सब ग्रुप के दोनों तरफ एल्किल ग्रुप का डिफरेंस होता है तब हम उसे बोलते हैं मेटामेरिज्म। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे देख लीजिए, CH3 है, CH2 है, CH2 है, O है, यहाँ CH3 है। अगर हम इस कंपाउंड की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये कौन सा ग्रुप है, 3 कार्बन है तो प्रोपिल हो गया, ये कौन सा ग्रुप है, 1 कार्बन है तो मेथिल हो गया, ये हमारा मिथाइल है, ये हमारा प्रोपाइल है। अब इस OH को हम यहाँ कर दें, जब इस OH को यहाँ पे कर देंगे तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 O CH2 CH3 ये हो गया। अब देखिए ये हमारा क्या है, मिथाइल, ये इथाइल हो गया, यहाँ इथाइल हो गया, यहाँ पे भी इथाइल हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये मिथाइल है और यहाँ पे प्रोपाइल है, ठीक है। ग्रुप वही है, मॉलिक्यूल्स वही है, मॉलिक्यूल्स हमारा वही है, सेम मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे प्रोपाइल है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, हमने इस ऑक्सीजन को यहाँ पे कर देने से हमारा ये इथाइल हो गया, ये इथाइल हो गया। तो ये हमारा एल्किल ग्रुप चेंज हो रहा है,
एल्किल ग्रुप चेंज हो रहा है। तो जब किसी भी बाई फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ एल्किल ग्रुप का डिफरेंस होता है तब हम उसे बोलते हैं मेटामेरिज्म। जैसे फॉर एग्जांपल हम NH की बात करते हैं, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ NH हो गया और यहाँ पे CH2 ले लेते हैं, यहाँ पे CH3 ले लेते हैं। तो देखिए ये हमारा इथाइल, ये हमारा इथाइल, दोनों तरफ इथाइल ग्रुप है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस CH2 को इधर कर देते हैं, इस CH2 को शिफ्ट कर देते हैं हम यहाँ पे, तब क्या हो जाएगा हमारा CH3 CH2 CH2, यहाँ NH हो जाएगा और यहाँ पे क्या बच जाएगा CH3। अब देखिए यहाँ पे कौन सा ग्रुप हो गया, प्रोपाइल, यहाँ कौन सा ग्रुप हो गया, मिथाइल, यहाँ क्या है, इथाइल। तो कहने का मतलब है यहाँ पे NH के दोनों तरफ इथाइल ग्रुप है, यहाँ पे NH के एक तरफ प्रोपाइल ग्रुप है, एक तरफ मिथाइल ग्रुप है। तो जब एल्किल ग्रुप का डिफरेंस होता है, नंबर ऑफ कार्बन चेन की डिफरेंस होती है, तब हम उसे बोलते हैं मेटामेरिज्म। और मेटामेरिज्म का एक कंडीशन ये है कि जो भी ग्रुप रहेगा वो हमारा बाई फंक्शनल होगा। बाई फंक्शनल का मतलब उसकी जो है डाइवैलेंसी शो करेगा, तब हमारा मेटामेरिज्म होगा। क्लियर? ओके, आई थिंक मेटामेरिज्म क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हमारा जो फोर्थ कंडीशन आता है वो हमारा होता है फंक्शनल ग्रुप। अगर हम फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं तब क्या हो जाएगा हमारा, देखिए ये हमारा फोर्थ है हमारा फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। जैसे देखिए यहाँ पे फंक्शनल नाम है, यहाँ पे फंक्शनल, तो नॉमेनक्लेचर में आपने आप लोगों ने पढ़ा होगा फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पे फंक्शनल आइसोमेरिज्म का मतलब है कि ऐसा कोई भी दो मॉलिक्यूल्स लेते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन उनकी फंक्शनलिटी डिफरेंट हो जाए, उनका फंक्शन डिफरेंट हो जाए, उसमें फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो जाए, तब हम उसे बोलते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म। जैसे फॉर एग्जांपल इसका जो सीक्वेंस होता है, पहला क्या होता है, इसमें कई जो होते हैं जो आपस में फिक्स होते हैं, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आपस में फिक्स होते हैं कि अगर एल्कोहल है तो ईथर शो करेगा, ईथर है तो एल्कोहल शो करेगा। मतलब वो फिक्स होते हैं कि अगर एल्डिहाइड है तो कीटोन शो करेगा, कीटोन है तो एल्डिहाइड शो करेगा। ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप एक दूसरे से अटैच होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहला है एल्कोहल, एल्कोहल हमेशा ईथर में कन्वर्ट होगा। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अगर कहीं पे एल्कोहल है तो इसका फंक्शनल ईथर बनेगा, अगर कहीं ईथर है तो इसका फंक्शनल एल्कोहल बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं यहाँ पे CH3 है, CH2 है, CH2 है, OH है, तो ये हमारा क्या हो गया, एल्कोहल हो गया, ये हमारा एल्कोहल है। तो ये एल्कोहल है तो एल्कोहल की प्रॉपर्टी शो करेगा। लेकिन अगर इस ऑक्सीजन को हम यहाँ पे शिफ्ट कर दें, अगर इस ऑक्सीजन को हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2। अब ये ऑक्सीजन हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया तो वो हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3, ये हमारा CH3 हो गया। अब देखिए ये क्या है, पहले यहाँ एल्कोहल था, अब यहाँ पे क्या हो गया, ईथर हो गया। ठीक है, तो कहने का सेंस है कि फंक्शनल आइसोमेरिज्म में जब दो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला देख लीजिए, इनमें नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन काउंट करेंगे तो ये माना जाएगा C3H6O, और इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला सॉरी C3H8O, यहाँ पे भी देखेंगे तो C3H8O ही आएगा। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप हमारा अलग अलग है, यहाँ पे एल्कोहल, यहाँ पे ईथर। तो कहीं पे भी अगर एल्कोहल आ जाता है तो उसका फंक्शनल हमारा ईथर ही होगा और ईथर है तो हमारा एल्कोहल ही होगा, जैसे यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट किया। सेकंड केस आता है आपका एल्डिहाइड। कहीं पे भी एल्डिहाइड है, कहीं पे भी एल्डिहाइड है, ये हमेशा कीटोन में कन्वर्ट करेगा, या कहीं पे भी कीटोन है तो ये हमेशा हमारा एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा। मींस ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमेरिज्म होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ले लेते हैं CH3 CH2 CHO, ये हमारा क्या है, CHO, ये हमारा है प्रोपेनॉल्डिहाइड, 3 कार्बन है और ये एल्डिहाइड है तो प्रोपेनॉल्डिहाइड हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस CO को ग्रुप को उठा के यहाँ रख देते हैं। इस CO ग्रुप को जब यहाँ पे रखेंगे तो हमारा स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, देखिए CH3 C11O और इस CH2 के साथ ये चला जाएगा हमारा CH3। अब देखिए ये हमारा CO ग्रुप हो गया कीटोन, दोनों तरफ एल्किल ग्रुप हो गया, ये हमारा कीटोन हो गया और ये हमारा एल्डिहाइड। कहीं पे भी CHO ग्रुप है तो एल्डिहाइड और बीच में CO ग्रुप हो गया तो कीटोन। तो ये कहीं पे भी एल्डिहाइड आए तो कीटोन होगा और कीटोन है तो इसका एल्डिहाइड होगा। ये फिक्स होता है हमेशा, एल्डिहाइड कीटोन कीटोन एल्डिहाइड। कहीं पे भी अगर आता है फंक्शनल ग्रुप की बात करेगा तो एल्डिहाइड हमेशा कीटोन में होगा, कीटोन हमेशा एल्डिहाइड में होगा। तीसरा केस है हमारा एसिड और एस्टर। एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड हम लिखते हैं इसको, कार्बोक्सिलिक
एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर, ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ये दोनों भी एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमरेज में होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा CH3 CH2 COOH, ये हमारा कौन सा कंपाउंड है, प्रोपेनोइक एसिड, 3 कार्बन है तो हमारा प्रोपेनोइक एसिड हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इस ग्रुप को उठा के इसके बीच में रख देते हैं। जब हम इस ग्रुप को उठा के यहाँ पे रखेंगे तो क्या बन जाएगा CH3 COOCH3, तो हमारा क्या है देखिए CH3 COOCH3, मतलब हमारा जो फार्मूला होता है RCOOR, ये हमारा क्या होता है एस्टर। तो यहाँ पे R मतलब एल्किल ग्रुप, तो यहाँ देखिए CH3 COOCH3, तो ये हमारा एस्टर हो गया, ये हमारा एस्टर है और ये हमारा एसिड है। तो कहीं कहीं जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो एस्टर में कन्वर्ट करता है और एस्टर हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। तो मतलब ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमरेज होते हैं और हमेशा होते हैं। कहीं पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप पूछे, फंक्शनल आइसोमरेज में पूछे, हमेशा एस्टर होगा और एस्टर का फंक्शनल आइसोमरेज में हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। ठीक है, ओके। इसके बाद जो हमारा जो फोर्थ है वो हमारा नाइट्राइल और आइसोनाइट्राइल है। फोर्थ नाइट्राइल और ये हमारा आइसोनाइट्राइल, ये दोनों होते हैं नाइट्राइल आइसोनाइट्राइल, या साइनाइड, साइनाइड और आइसोसाइनाइड। ये नाइट्राइल इन द सेंस क्या, CN, जिसे हम बोलते हैं साइनाइड ना, और आइसोनाइट्राइल मतलब क्या, NC, आइसोनाइट्राइल। तो यहाँ पे अगर हम इसकी बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे CH3 है, यहाँ CH2 है, यहाँ CN है, तो हमारा क्या हो जाएगा मिथाइल साइनाइड। अब यहाँ पे हम सेकेंड कंडीशन ले लेते हैं, यहाँ पे CH3 CH2 NC ये ले लें, तो यहाँ पे मिथाइल आइसोसाइनाइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मिथाइल सॉरी इथाइल आइसोसाइनाइड, यहाँ पे इथाइल साइनाइड। तो ये CN और NC ये दोनों क्या है, एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमरेज में, एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमरेज। कहीं पे भी नाइट्राइल है वो आइसोनाइट्राइल या साइनाइड है, आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, ये हमारा फंक्शनल आइसोमरेज में चला जाएगा। इसी तरह से जो फिफ्थ है एल्काडाइन, एल्काडाइन, ये हमारा कन्वर्ट करता है एल्काइन। एल्काइन का मतलब ये एल्काडाइन का मतलब है कि ऐसा कोई भी कंपाउंड ले लीजिए जिसमें 2 डबल बॉन्ड हो। डाइन इन द सेंस 2 डबल बॉन्ड, और उसको हम लोग एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे है, अगर हम ये ले लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH, सॉरी इसको हम ऐसे लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये हमारा, तो ये हमारा क्या है ब्यूटाडाइन है। लेकिन यहाँ पे हमारा ये ट्रिपल बॉन्ड है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। ये सेम कंपाउंड, मॉलिक्यूलर फार्मूला देख लीजिए, यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4, कार्बन 4 है, हाइड्रोजन देख लीजिए 2 3 4 2 6 C4H6। यहाँ पे काउंट करेंगे तो यहाँ पे भी देखिए C4H6। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है और यहाँ पे सिंगल ट्रिपल बॉन्ड है। इसका मतलब एल्काडाइन हमेशा एल्काइन का और एल्काइन हमेशा एल्काडाइन का। ये हमारा जो है फंक्शनल आइसोमरेज में हो गया। ठीक है, तो ये हमारा जो है फिट हो गया। हमने एक कंडीशन बताई, ये तो 5 हो गए। हमेशा माइंड में रखिएगा कि अल्कोहल ईथर अल्कोहल, एल्डिहाइड कीटोन एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर कार्बोक्सिलिक एसिड, नाइट्राइल आइसोनाइट्राइल, है ना, एल्काडाइन एल्काइन। तो इसके जितने भी एग्जांपल थे मैंने आपको बता दिए। आई थिंक मुझे लग रहा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। बाय द वे, अगर आपको नहीं समझ में आया है कोई टॉपिक, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करा है, कोई ऐसा स्टेटमेंट जो नहीं समझ में आया हो, तो आप कमेंट में लिख के जो है शेयर करें। हम उसको कोशिश करेंगे कि वो चीजें क्लियर हो जाए आपको नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, कमेंट करना हमेशा ना भूलें, करना ना भूलें। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए ताकि अगला वीडियो आपके पास इजीली पहुंचे। सेकंड कंडीशन है कि अगर कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट जरूर लिखें। जब कमेंट लिखेंगे तो आप मुझे पता चलेगा कि नहीं एक्चुअल में कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है, आपको क्या नीड्स है। ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फंक्शनल में हमने एक टर्म और बताया था कि रिंग चेन की बात करेंगे हम। रिंग चेन आइसोमेरिज।
तो रिंग चेन में हमेशा ये माइंड में रखिएगा कि कहीं पे भी अगर एक डबल बॉन्ड है, कहीं पे भी एक डबल बॉन्ड है तो वो हमारा एक रिंग के बराबर होगा। तो एक रिंग के बराबर होने का मतलब क्या है, जैसे सपोज करिए यहाँ पे हम ले लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन 3 है, ये हमारा एक चेन है, स्ट्रेट चेन है, लेकिन हम इसे चाहें तो 3 कार्बन का सिंपली एक हम जो है साइक्लोप्रोपेन, ये हमारा साइक्लोप्रोपेन बन जाएगा। मतलब ये जो डबल बॉन्ड होता है वो एक रिंग को रिप्रेजेंट करता है, एक रिंग फॉर्म करता है। कैसे फॉर्म करेगा, अच्छा ऐसे हम इसको एक सीक्वेंस में देख लेते हैं कैसे करेगा। मान लीजिए यहाँ CH3 है, CH3 को हम CH2 लिख देते हैं, सपोज CH2 यस लिख दे, कोई प्रॉब्लम है नहीं है। यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH है, सिंगल बॉन्ड CH2 कर देते हैं, और इस बॉन्ड को हम एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। तो पाई बॉन्ड को ब्रेक करके जैसे यहाँ पे पाई बॉन्ड है, यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन है, इसका इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड हमारा वीक होता है। तो पाई बॉन्ड वीक जब होता है तो हम क्या करते हैं, इसके इसका इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, अब यहाँ पे ये जो बॉन्ड है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, अगर ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे लेके मूव करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेके यहाँ पे मूव करेगा, तो यहाँ CH2 हो जाएगा। तो देखिए क्या बनेगा, CH2 इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ CH2 हो जाएगा, यहाँ पे CH2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। तो अब यहाँ पे CH2 अनपेयर्ड, यहाँ पे CH2 अनपेयर्ड, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे से शेयर करेंगे, और जब दोनों शेयर करेंगे तो ये क्या आ जाएंगे, इस तरह से बॉन्ड बना देगा, ये यहाँ आएगा और इससे बॉन्ड बनेगा, हमारा एक टाइटलिक तो बन जाएगा। कहने का सेंस ये है कि अगर हमारा एक पाई बॉन्ड है तो वो हमारा एक रिंग फॉर्म करेगा। तो ये हमारा क्या है, चेन है, और ये हमारा क्या है, रिंग है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम ले लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ठीक है, या CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH3 CH2, या CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2। देखिए सब में नंबर ऑफ कार्बन 4 है, सब में कार्बन का जो नंबर है वो 4 है। जैसे यहाँ पे अगर हम करेंगे तो C4H8 है, यहाँ पे करेंगे तो C4H8 है, यहाँ पे भी करेंगे तो C4H8 है। सभी का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, सभी का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन सब चेन है, सभी चेन है। लेकिन अगर यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है, यहाँ पे भी एक पाई बॉन्ड है, यहाँ पे भी एक पाई बॉन्ड है, तो इसका मतलब 4 कार्बन चेन है, तो हमारा क्या हो जाएगा, साइक्लोब्यूटेन। ये हमारा हो गया साइक्लोब्यूटेन। तो अगर हम ये साइक्लोब्यूटेन की बात करेंगे तो ये जो साइक्लोब्यूटेन है, ये इसका भी चेन आइसोमेरिज्म होगा, इसका भी चेन आइसोमेरिज्म होगा, इसका भी चेन आइसोमेरिज्म होगा। इसका मतलब है कि ये जो साइक्लोब्यूटेन होगा, इन तीनों का चेन आइसोमेरिज्म होगा। चेन रिंग चेन आइसोमेरिज्म, ये चेन है, ये रिंग हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इन तीनों में पाई बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड 1 पाई बॉन्ड 1 पाई बॉन्ड, तो ये सब रिंग फॉर्म करेंगे जो हमारा साइक्लोब्यूटेन बनाएगा। साइक्लोब्यूटेन इज द रिंग चेन आइसोमेरिज्म ऑफ दिस कंपाउंड्स। तो हमारा एक रिंग चेन है, तो रिंग चेन का सिंपल एक माइंड में रखिएगा कि अगर कहीं पे भी पाई बॉन्ड आया तो हमारा एक रिंग के बराबर होगा, या कहीं पे भी रिंग है तो वो हमारा एक पाई बॉन्ड के बराबर होगा। ये हमेशा माइंड में रखिएगा, अगर रिंग है तो एक पाई बॉन्ड, या पाई बॉन्ड है तो वो एक रिंग के बराबर होगा। तो रिंग चेन आइसोमेरिज्म हमारा इस तरह से वैरी कर रहा होता है, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शनल आइसोमेरिज्म हो गया। इसके बाद जो लास्ट वन है टाटोमेरिज्म। टाटोमेरिज्म टाटोमेरिज्म को हम एक टर्म देते हैं कीटोइनॉल टाटोमेरिज्म। कीटोइनॉल तो कीटो और इन ऑल, तो इसको अगर हम पढ़ें तो इन प्लस ऑल, इसीलिए हम इसे बोलते हैं इनॉल। मतलब इसमें डबल बॉन्ड भी होगा और हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी होगा। कीटोइनॉल टाटोमेरिज्म भी बोलते हैं इसे। और दूसरी चीज होता है कि ये जो टाटोमेरिज्म होता है, ये ऐसा आइसोमेरिज्म होता है जो डायनेमिक होता है। डायनेमिक कभी कभी पूछा जाता है कि विच आइसोमेरिज्म इज डायनेमिक। तो डायनेमिक इन द सेंस क्या होता है कि जो दोनों आइसोमेरिज्म बनेंगे, दोनों एक दूसरे के इंटर कन्वर्टेबल होगा, स्पॉन्टेनियस इंटर कन्वर्टेबल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं पहले टाटोमेरिज्म शो कौन करेगा, टाटोमेरिज्म शो कौन करेगा, किसी भी कंपाउंड में अगर C डबल बॉन्ड O है, कहीं पे भी अगर C डबल बॉन्ड O है और उसके एडजेसेंट पोजीशन पे कार्बन पे अगर हमारा हाइड्रोजन है, मींस अल्फा पोजीशन, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया, कार्बोनिल ग्रुप है। इसके एडजेसेंट कार्बन पे मींस अल्फा पोजीशन पे अगर हाइड्रोजन है तो हमारा टाटोमेरिज्म शो करेगा, अगर अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन है तो टाटोमेरिज्म नहीं शो करेगा।
क्लियर है। पहला केस हमारा क्या होना चाहिए, CH C डबल बॉन्ड O। अगर ये सीक्वेंस कहीं पे है, इसके यहाँ पे और भी हाइड्रोजन हो सकते हैं, एक कम से कम मिनिमम एक हाइड्रोजन होना चाहिए। यहाँ पे है, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन होना चाहिए, तो इसके लिए अल्फा पोजीशन ए भी होगा, इसके लिए अल्फा पोजीशन ए भी होगा। तो अल्फा पोजीशन पे किसी न किसी तरह से हाइड्रोजन होना चाहिए। पहला केस कि कार्बोनिल के अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन होना चाहिए, तभी टाटोमेरिज्म शो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। दूसरा केस है कि अगर कहीं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, कहीं पे भी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है और वहां OH ग्रुप जुड़ा हो, ये केस हो जाए। कहीं पे भी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो और उस पर OH ग्रुप जुड़ जाए, तब हमारा टाटोमेरिज्म शो करेगा, या CO ग्रुप के अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन होगा, तब हमारा टाटोमेरिज्म शो करेगा। वन थिंग और कि अगर कहीं पे कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है और यहाँ पे हमारा OH ग्रुप जुड़ गया हो, जैसे यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पे OH, इसी तरह से कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन पे OH, तभी ये हमारा टाटोमेरिज्म शो करेगा। तो कहने का मतलब ये कंडीशन हुई कि टाटोमेरिज्म में कौन से कंपाउंड शो करेंगे। तो शो करने के लिए कार्बोनिल के अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन होना चाहिए, या डबल बॉन्ड कार्बन पर OH ग्रुप होना चाहिए, या कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन पे OH ग्रुप होना चाहिए, तब जाके हमारा टाटोमेरिज्म शो करेगा। क्लियर है। अब टाटोमेरिज्म शो करेगा तो कैसे करेगा, हम लोग देख लेते हैं। देखिए होगा क्या, जैसे हम एक सिंपल जो है हम ले लेते हैं एल्डिहाइड ग्रुप, यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड ले लेते हैं CH3CHO, ये ले लेते हैं। तो ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप है, इधर तो कोई कार्बन है नहीं अल्फा कार्बन, यहाँ पे हमारा अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन पे देखिए यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, तो अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन है, तो अगर हम इसको इस तरह से लिख दें, यहाँ पे CH2 ले लेते हैं और इसका एक हाइड्रोजन हम इस तरह से रिप्रेजेंट करें, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इस CH2 को हमने CH2H कर दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, ऑक्सीजन हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, पाई बॉन्ड हमारा वीक होता है, सिग्मा हमारा स्ट्रांग होता है। तो ये जो ऑक्सीजन होगा इस पाई बॉन्ड को विड्रॉ करेगा। जब इस पाई बॉन्ड को विड्रॉ करेगा तो क्या होगा, ये हमारा जो स्ट्रक्चर कन्वर्ट होगा, ये यहाँ पे माइनस जाएगा, क्योंकि ये पाई बॉन्ड को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा प्लस हो जाएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ऑक्सीजन हमारा सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये पाई बॉन्ड को विड्रॉ करेगा, यहाँ माइनस चार्ज होगा, यहाँ पे प्लस चार्ज होगा, तो हमारा जो स्ट्रक्चर जनरेट होगा वो क्या हो जाएगा, CH2H, यहाँ पे C क्या हो जाएगा, यहाँ पे H है, यहाँ पे O माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर आ जाएगा। अब कहीं पे भी अगर ये जो चार्ज आया प्लस चार्ज, इस प्लस चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट करेगा। जब अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो देखिए इसका हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन यहाँ है, यहाँ हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, तो ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे जाएगा तो प्लस खत्म, लेकिन जब हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो H प्लस के रूप में जाएगा, और H प्लस को क्या चाहिए, माइनस, यहाँ पे माइनस पड़ा है, इसका मतलब हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट करेगा और H यहाँ चला जाएगा, तो क्या स्ट्रक्चर आ जाएगा, CH2 यहाँ बचा, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा क्योंकि यहाँ गया डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे क्या है, H तो है ही, H को हम ऐसे लिख देते हैं, और यहाँ पे A जो H होगा यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया OH। देखिए ये वाला केस आ गया, यहाँ पे जो मैंने लिखा था C डबल बॉन्ड C OH, देखिए C डबल बॉन्ड C OH, क्लियर है। तो इसे हम बोलते हैं कीटोफॉर्म CO है कीटोफॉर्म, और इसे आ देखिए इन डबल बॉन्ड है, इन OH है ऑल, तो दोनों को मिलाएंगे तो क्या आ जाएगा, इनॉल, ये हमारा इनॉल फॉर्म। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है, ये इसमें चेंज होगा, ये इसमें चेंज होगा, ठीक है। अब चलिए ये तो हमारा एक पर्टिकुलर टाटोमेरिज्म का एक सीक्वेंस होगा। अगर हम कुछ कंपाउंड्स दे देते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज करिएगा तो पूछे व्हिच कंपाउंड शोज टाटोमेरिज्म और नॉट, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम ले लेते हैं CH3 CH CHO, एक कंपाउंड से ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग CH3 Cl CHO, ये ले लेते हैं। दूसरा केस हम ले लेते हैं, यहाँ पे बेंजीन हो गया, यहाँ पे CO हो गया, ये बेंजीन ले लेते हैं, यहाँ पे ये केस हो गया ये, ठीक है। और यहाँ पे हम ले लेते हैं CH3 Cl2 CHO, ये ले लेते हैं, ठीक है। थर्ड केस हम ले लेते हैं CH3 यहाँ पे और यहाँ पे डबल बॉन्ड O, ये ले लेते हैं। अब आपसे पूछ दिया कि व्हिच वन शो टाटोमेरिज्म और नॉट,
तो यहाँ पे देखिए अगर हम CHO ग्रुप लेते हैं तो यहाँ अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये शो करेगा। यहाँ पे देखिए ये CHO ग्रुप है, इसका अल्फा पोजीशन ये हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन है नहीं है, इसका मतलब ये शो नहीं करेगा। यहाँ पे देखिए CHO ग्रुप है, इसका अल्फा पोजीशन ये हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन है नहीं है, कट जाएगा। यहाँ पे देखिए SCO ग्रुप है, यहाँ पे इसका अल्फा पोजीशन यहाँ हो जाएगा, इसका अल्फा पोजीशन यहाँ पे होगा। अगर हम इसको बेंजीन बनाए तो ये हमारा बनेगा, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, यहाँ 2 बार होगा, तो यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब ये भी शो नहीं करेगा, ये भी शो नहीं करेगा। यहाँ पे देख लीजिए इसका अगर ये पोजीशन देखें तो अल्फा पोजीशन है, अल्फा पोजीशन पे यहाँ हाइड्रोजन भी है और हाइड्रोजन है, तो जब ये यहाँ जाएगा ये बार यहाँ जाएगा तो देखिए स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा स्ट्रक्चर क्या बनेगा, यहाँ पे O- हो जाएगा, AH यहाँ चला जाएगा तो OH हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो 2 डबल बॉन्ड एक साथ नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता, हमेशा माइंड में रखिएगा कि 2 डबल बॉन्ड एटलीस्ट रिंग में तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये कंपाउंड अनस्टेबल है, तो जब अनस्टेबल है तो ये हमारा टाटोमराइज नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम पर्टिकुलर कोई भी कंपाउंड है जिसे हम बता सकते हैं कि वो टाटोमराइज शो करेगा कि नहीं करेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। हाँ, इसके बाद हमारा जो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म चलेगा, तो हमारा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। और इन सब में से स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है, नई चीजें समझ में आती हैं, आप कमेंट में लिखिए, उसको मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा नए वीडियो के अकॉर्डिंग। तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो इससे रिलेटेड आपके पास पहुंचे, क्योंकि जब हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करेंगे तो इससे रिलेटेड रहेगा, तो इजीली आपको समझ में आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, लाइक करें और कमेंट लिखना ना भूलें। ओके, थैंक यू।